हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने जहां आप लोगों को छोड़ा था वहीं से आज शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। शुरुआत से लेके जब तक आपका वीज़ा इशू होता है तब तक का क्या प्रोसेस है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वीज़ा अप्लाई करते समय, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे जो आपके कॉमन से सवाल होते हैं वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट या कठिन लगता है एक्चुअल में उतना है नहीं। जब भी आपको इस तरह का प्रोसेस जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सारा प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया जा सकता है। उसी 4 स्टेप्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी लोग सऊदी में आते हैं उनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो 3 वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। एक है फैमिली विजिट वीज़ा, दूसरा है फैमिली रेसिडेंट वीज़ा और तीसरा है टूरिस्ट वीज़ा। मैंने इसे लिख के रख लिया है ताकि एडिट करना ना पड़े, तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो डिस्प्ले करूँगा। इन 3 वीज़ा कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, और भी वीज़ा कैटेगरीज हैं उसमें भी लोग आते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली इन 3 वीज़ा कैटेगरीज का जो प्रोसेस है और जिन बातों को आपको ध्यान रखना है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टेप 1 का। जो स्टेप 1 है वो शुरू होता है सऊदी से, और ये स्टेप 1 सिर्फ फैमिली वीज़ा के लिए होता है और फैमिली रेसिडेंट वीज़ा के लिए। विजिट वीज़ा और फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है वो सऊदी में अप्लाई होता है। जो आपका स्पॉन्सर है वो यहाँ पे अप्लाई करता है, वीज़ा डॉक्यूमेंट अप्रूव होता है, फिर सेकंड स्टेप इनिशिएट होता है। जो ये टूरिस्ट वीज़ा है इसके लिए कोई प्रोसेस सऊदी से नहीं होता है, तो स्टेप 1 एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया से ही प्रोसेस होगा। जब आप सऊदी में फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे मूफा के वेबसाइट से, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला और ज़रूरी बात यह है कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप सऊदी मिशन दिल्ली या मुंबई दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना रहता है। वही आप सेलेक्ट कीजिए जो आपके घर के, आपके लोकेशन के नज़दीक है, क्योंकि आप उसी वीएफएस सेंटर में जा सकते हैं। और दूसरा बात, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको एंट्री टाइप सेलेक्ट करना रहता है कि मल्टीपल एंट्री चाहिए या फिर सिंगल एंट्री चाहिए। दोनों का फीस सेम है तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में भी यही है। जो येलो स्लिप वाला वीज़ा बोलते हैं उसको आप आजकल इंस्टाग्राम के ऑफिस में नहीं जाके अफसर से भी अप्लाई कर सकते हैं। अफसर में ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आपको जब अप्रूवल आ जाएगा तो एक जैसा वीज़ा डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं वैसे ही प्रिंट होगा। इंस्टाग्राम में जाएंगे तो येलो पेपर देगा, अफसर से प्रिंट करेंगे तो वाइट पेपर होगा, बस यही डिफरेंस है। इसमें भी जब आप फिल कर रहे होंगे फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में तो आप अपना मिशन सेलेक्ट कीजिए अपने लोकेशन के हिसाब से। इंडिया में जो आपका नियर बाय लोकेशन है वहीं से आप सेलेक्ट कीजिए। इससे आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, बाकी के स्टेप 2, 3 एंड 4 आपको इंडिया में करना है। उसके लिए जो फैमिली विजिट वीज़ा है, ओके ध्यान से सुनिए, फैमिली विजिट वीज़ा है वो स्टेप 2 में क्या करेगा, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेगा। अगर आपका मुंबई मिशन सेलेक्ट है तो मुंबई के अंदर जितने वीएफएस आते हैं जो आपके नियर बाय है उसका आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ये आपका स्टेप 2 होगा, ओके। और स्टेप 2 फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का ये होगा कि आप मेडिकल करेंगे, गमका का अपॉइंटमेंट लेंगे, गमका के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका स्टेप्स है। इसमें मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हमें मूफा नंबर कहाँ से मिलेगा, हम मेडिकल पहले करवाएं वीएफएस में जाने से पहले या बाद में करवाएं। तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सऊदी में स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा काम आप एक कीजिए, गमका का अपॉइंटमेंट लीजिए ऑनलाइन। कैसे लेना है नहीं लेना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीन कैप्चर करके रखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे ही आप अपना गमका का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसका स्लिप प्रिंट आउट कर लीजिए, और जिस दिन का अपॉइंटमेंट लिया जाइए आप वहाँ पे अपना मेडिकल टेस्ट दीजिए। उसी दिन शाम में आपको मेडिकल रिपोर्ट जनरेट हो जाता है उनके वेबसाइट में,
फिट वाला रिपोर्ट को आप प्रिंट कर लीजिए। ओके, मेडिकल आपने कर लिया, इसके बाद आप VFS का अपॉइंटमेंट लीजिए। ओके, तो अब आपका जो स्टेप 2 में ये दोनों सेम हो गया है, फैमिली विजिट वीज़ा और फैमिली रेसिडेंट वीज़ा। यहाँ पे आपने मेडिकल कर लिया, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट लेना है आपको। जो फैमिली विजिट वीज़ा है उनको मेडिकल नहीं करवाना है। ओके, फैमिली विजिट वीज़ा वालों को मेडिकल नहीं करवाना है, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले को करवाना है। आपने मेडिकल कर लिया और जो उनका फिट रिपोर्ट भी जनरेट कर लिया, अब आप अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेते समय आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज वहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने रहते हैं। जैसे कि आप अगर फैमिली विजिट वीज़ा सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएगा। वहाँ पे आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट के हिसाब से मल्टीपल एंट्री 365 डेज या फिर सिंगल एंट्री 90 डेज वही सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो कंफ्यूजिंग है। और जब आप फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सिंगल एंट्री 90 डेज वैलिडिटी। ओके, सिंगल एंट्री 90 डेज वैलिडिटी, यही सेलेक्ट करना है आपको। और जब आप अपॉइंटमेंट फिल कर रहे होंगे तो जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे अच्छे से फिल कीजिए, करेक्ट फिल कीजिए, क्योंकि जब आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। और फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वालों का और एक क्वेश्चन था कि हमें जो डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो कहाँ से मिलेगा। जब आप ये देखेंगे अपना येलो स्लिप या फिर जो अफसर से निकाला गया डॉक्यूमेंट है उसमें एक 10 डिजिट का नंबर होता है। येलो स्लिप में वो होता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, उसके नीचे डेट लिखा रहता है, वो 10 डिजिट का नंबर है। और जो फैमिली रेसिडेंट वीज़ा है उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो भी लेफ्ट साइड में होता है, बार कोड के ऊपर। ओके, वो वाला आप इंटर कर दीजिएगा। एक बार आपने अपॉइंटमेंट ले लिया जो भी VFS का, वहाँ पे आप जाइए। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने के बाद में डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ जाएगा, आपको फीस आ जाएगा, VFS सेंटर का आपको एड्रेस आ जाएगा, वो सारे डिटेल्स आप चेक कीजिए। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। ओके, तो एक बार आप ले लिए, आपका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया। और एक बात इसमें ध्यान रखिए फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले, जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो वहाँ पे आपको रेसिडेंट वीज़ा और रेसिडेंट आएगा, उन दोनों में से आपको सिर्फ रेसिडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रेसिडेंट वीज़ा अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट में आपको PCC सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट शो करेगा। ओके, मैंने रेसिडेंट सेलेक्ट करके ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा है लोगों का और उनका वीज़ा इशू हो गया है, सऊदी आ भी गए हैं। ओके, तो ये था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट के बारे में और भी बहुत सारे आपके कंसर्न होंगे, जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें जो रिलेटेड वीडियो है वो मैं दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे और वो सारे डिटेल्स आप चेक कर लेंगे। आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, वो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ओके, स्टेप 3 है आपको VFS ऑफिस जाना, VFS जहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया वहाँ पे जाना। इसमें एक और आप लोगों के सवाल है कि क्या एप्लीकेंट को जाना जरूरी है या नहीं है। पहले जो शुरुआत हुआ था उस समय मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जब से बायोमेट्रिक्स जो फिंगरप्रिंट जो मैंडेटरी हुआ है तब से एप्लीकेंट्स को VFS ऑफिस जाना जरूरी है। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो 6 साल से कम उम्र के हैं उनको नहीं जाना है, नहीं जा सकते हैं अगर नहीं माने तो, और जो 80 ईयर्स से ज़्यादा का है उनको नहीं जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते हैं। और जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी लोगों को जाना है VFS सेंटर डॉक्यूमेंट सबमिट करने। और जब आप VFS सेंटर जाएंगे तो जितना एप्लीकेंट है उतना फाइल बना लीजिएगा। मान लीजिए 2 एप्लीकेंट है तो दोनों का अलग अलग फाइल बना लीजिए, बेशक डॉक्यूमेंट कॉमन क्यों ना हो। जो स्पॉन्सर का ID है वो 2 लगाइए, स्पॉन्सर का जो पासपोर्ट कॉपी है वो 2 लगाइए, वीज़ा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 लगाइए। इस तरह से अगर आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने में देर नहीं लगता है, वो जल्दी से हो जाएगा। अब कितना प्रोसेस लगता है, कितना फीस लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसका फीस लगता है इंश्योरेंस के साथ में 12,500 रुपये के करीब। ओके, और जो फैमिली रेसिडेंट वीज़ा है उनका लगता है 3,500 12,200 या 300 के करीब इसका लगता है, और इसका लगता है 3,500। इसमें इंश्योरेंस नहीं लगता है, आपको नहीं मिलेगा।
ओके। ये बीच में मैं एक टूरिस्ट वीज़ा को भूल जा रहा हूँ। सो टूरिस्ट वीज़ा का भी स्टेप 2 से शुरू होता है। आपको अपॉइंटमेंट लेना है, सेम प्रोसेस से टूरिस्ट सेलेक्ट करके, बाकी प्रोसेस सेम है। इन सारे चीज़ों का जो मैं डॉक्यूमेंट्स में बना के देता हूँ, पैकेज बना के देता हूँ। शुरुआत में मैंने आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करा था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स लगा मुझे, क्योंकि लोग जब तक सऊदी पहुँच नहीं जाते हैं आपके लिए एक परेशानी रहता है। बेशक वो आपको ना पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने उनको बताया है तो आपका जिम्मेदारी है कि आप एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए फैमिली रेसिडेंट वीज़ा के लिए और फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। मैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके दूंगा, डॉक्यूमेंट का पैकेज बना के दूंगा आपको, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो प्रोवाइड करूंगा। तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट का फीस। अब ड्यूरेशन का बात करते हैं। अगर आपने दिल्ली VFS में सबमिट करा है या फिर मुंबई VFS में सबमिट करा है, आज सबमिट करा है, तो कल आपका वीज़ा इशू हो जाना चाहिए। A4 सीट वाला वीज़ा जो है वो इशू हो जाना चाहिए। अगर आप मुंबई और दिल्ली VFS के अलावा किसी और VFS में सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें आप मान लीजिए जैसे आज सबमिट कर रहे हैं, तो कल छोड़ के परसों जो 3rd वर्किंग डे है उसमें आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट इशू होना चाहिए। ये आइडियल प्रोसेसिंग टाइम है। ओके, इसके बाद तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब चौथा और फाइनल स्टेप्स है आपका वीज़ा इशू होने के बाद आपका पासपोर्ट कलेक्ट करना। जब आप VFS में सबमिट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। एक होगा कि आपको आपका जो पासपोर्ट है वो कोरियर के थ्रू आप फीस पे करेंगे तो कोरियर के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा, और दूसरा है कि आप फिजिकली जाके कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अगर कोई आपके नज़दीक में अगर VFS है तो आप खुद ही कलेक्ट कीजिए। ओके, नहीं तो आप कोरियर सर्विस ले सकते हैं। कोरियर सर्विस लेने का एक चैलेंज ये भी है कि कोरियर जब भेजते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि ट्रैकिंग नंबर क्या है, कब आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत डिले होता है, कौन सा कोरियर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारे इश्यूज होते हैं कोरियर में। तो यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिजिकल कलेक्शन वाला ऑप्शन चूज़ करें अगर नियर बाय है। अगर मान लीजिए आप बहुत दूर रहते हैं, उस लोकेलिटी में कोई आपके जानने वाले रहते हैं, तो आप किसी को ऑथराइजेशन लेटर भी दे सकते हैं। ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट उनके वेबसाइट में वो आप फिल करके दीजिए, वो अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल रिसिप्ट है जो आपको VFS से मिला है, वो रिसिप्ट आप क्या कीजिए, उनको दे के जाइए, तभी वो पासपोर्ट कलेक्ट करने देंगे। ओके, यहाँ पे फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का एक कंसर्न है जो छूट रहा था। जब आप VFS में सबमिट कर देंगे वीज़ा डॉक्यूमेंट, तो आपको मूफा नंबर मिलेगा। मूफा नंबर जो E से शुरू होता है फॉलोड बाय 9 न्यूमरिक नंबर, वो आपको मिलेगा। वो वाला नंबर आपको लेके जाना है गमका मेडिकल सेंटर में और वहाँ पे सबमिट कर देना। अगर आपने मेडिकल करवा लिया, वो आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको अपडेट कर देगा। ओके, तो ये चौथा स्टेप था पासपोर्ट कलेक्शन का। कैसे करना है, कौन कलेक्ट कर सकता है, क्या रिकमेंडेशन है, वो सारी बातें मैंने आपको बताया है। तो ये लगभग 14 मिनट का वीडियो है। जिन लोगों ने कंप्लीट देखा उनका जो भी अगर सवाल है, इसके अलावा जो सवाल है आप कमेंट में लिखिए। कोशिश करूंगा कि रेस्पॉन्ड करने का। पिछले जो 2-3 हफ्ते के कमेंट से मैंने देखा नहीं, अब इस वीडियो का कमेंट को आप लोगों को जवाब दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल परसों नरसों जो आने वाले 2-3 दिन हैं जब मैं फ्री हूँ, तो उन दिनों में आपके साथ में गमका का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, गमका का अपॉइंटमेंट लेते समय अगर आपका रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है तो कैसे उसे रिट्रीव करें, प्रिंट करें। ओके, कैसे आप अपना रिपोर्ट जनरेट करें, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और भी 2-3 वीडियोस हैं जो मैंने स्क्रीन कैप्चर करके रखा है, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।